Hello students. Beta, today we will do chapter The Human Eye and the Colorful World in one shot. तो रिवीजन टाइम है, तो ये पूरा चैप्टर हम एक रैपिड रिवीजन में करेंगे। इसमें बेटा हम सबसे पहले ह्यूमन आई को स्टडी करते हैं। ह्यूमन आई विद लाइट प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ साइट। तो हमें देखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक लाइट की और दूसरा आइज़ की। तो आइज़ अगर हेल्दी हो तो वी कैन सी, राइट। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर हम पहले स्टडी करते हैं। सबसे पहले दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द आई, आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड कॉर्निया। इसको कॉर्निया बोलते हैं, ये वाली लेयर को, राइट। और कॉर्निया के बाद हेयर, इट इज़ अ एक्वस ह्यूमर, फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर। देन दिस पार्ट, this and this is called iris. Iris, it gives color to the eye. कईयों की आंखें कहते हैं ना ब्लू इन कलर है या ब्राउन इन कलर है, इट इज़ ड्यू टू द आइरिस। इट गिव्स कलर टू द आइज, राइट। एंड वो जो ब्लू ब्राउन आइज जो बोलते हैं, जो आइज के अंदर, तो उसके अंदर एक देखो एक और ब्लैक आपको स्पॉट नज़र आता है, दैट इज़ प्यूपिल। दिस इज़ द ओपनिंग, दिस इज़ कॉल्ड प्यूपिल, राइट। प्यूपिल इज़ this part, and behind the pupil there is a lens and lens, here are the ciliary muscles. यहाँ पर ये ciliary muscles होते हैं, ciliary body जहाँ लिखा हुआ है ciliary muscles होते हैं जो कि आई लेंस की फोकल लेंथ भी चेंज करते हैं, ठीक है। ciliary muscles, they adjust the focal length of the lens, right. और this part is called retina. दिस इज़ रेटिना। जो भी हम कोई चीज़ देखते हैं आइज़ के इन फ्रंट ऑफ आइज़, उसकी इमेज रेटिना पर बनती है, ठीक है। रेटिना पर वो इमेज इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, राइट। एंड दिस इंफॉर्मेशन बाय द इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज कैरिड बाय द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इस इंफॉर्मेशन को लेके जाती है टू द ब्रेन एंड वी कैन सी द थिंग्स इरेक्ट। हम जिस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ रियल बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी, तो उसको हम देखते हैं तो हमें इन्वर्टेड नहीं दिखती, हमें इरेक्ट दिखती है ना, बिकॉज दिस मैसेज इज कन्वेड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। ये ऑप्टिक नर्व वो मैसेज ब्रेन तक लेके जाती है और ब्रेन जो है वो उसको मतलब बताता है कि एक्चुअल वो ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, ओके। देन इसके अलावा इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट इज़ फॉर व्हाट? ब्लाइंड स्पॉट में दो तरह के सेल्स आइज के रेटिना पे होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स और दूसरे होते हैं कोन सेल्स। जो रॉड सेल्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू लाइट, मतलब डिम लाइट में भी वी आर एबल टू सी with the help of rod cells, and cone cells they respond to colors. We are able to see different colors due to cone cells. तो क्या होता है कि रेटिना में दो स्पॉट्स होते हैं, एक होता है येलो स्पॉट और एक होता है ब्लैक स्पॉट, या इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक यहाँ पर येलो स्पॉट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जहाँ रेड रॉड सेल्स और कॉन सेल्स मैक्सिमम होते हैं दैट इज़ येलो स्पॉट, तो वो येलो स्पॉट होता है। येलो स्पॉट पे कोई भी चीज़ मतलब जो इट इज़ मोर सेंसिटिव टू, देयर इज़ मोर कंसंट्रेशन ऑफ रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स ऑन द येलो स्पॉट, और ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर रॉड सेल्स और कॉन सेल्स नहीं होते, और जिसके कारण अगर कोई इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो हमें दिखाई नहीं देती। इन जनरल जैसे एक सिंपल बात करते हैं, कई बार होता है हम रूम में देख के आते हैं अपनी तरफ से, मम्मी कहती है बेटा जाओ किचन से नाइफ़ लेके आओ, आप जाते हो देखने नाइफ़ और फिर आ जाते हो, दिखा नहीं, देखा तो सारा पर दिखा नहीं कहाँ है, और वहीं पड़ा होता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ती है तो वो हमें चीज़ दिखाई नहीं देती, बिकॉज इट इज़ द पॉइंट वेयर देयर आर नो रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। लेकिन येलो स्पॉट वो होता है जहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स होती है।
ह्यूमन आई के ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट करने लगी हूँ मैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। ले लिया। कमिंग टू द नेक्स्ट। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज़ फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। फार पॉइंट वो होता है जिसपे आई जो है एक डिस्टेंस के ऊपर क्लियरली इट कैन सी मीन्स एट इन्फिनिटी। अब सूरज चांद सितारों को हम देख सकते हैं ना एट इन्फिनिटी। फार पॉइंट इज द इन्फिनिटी। हम सूरज चांद सितारे ये सब देख सकते हैं, दे आर एट इन्फिनिटी। तो फार पॉइंट जो होता है किसी भी आई का इन्फिनिटी होता है। नियर पॉइंट क्या होता है? नियर मतलब नज़दीक। नज़दीक में नॉर्मल विजन में डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर इज़ द नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर तक हमें मतलब चीज़ अगर नॉर्मल आई है तो दिस इज़ अ नॉर्मल नियर पॉइंट। ठीक है, इसको भी एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नेक्स्ट बेटा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्या मतलब ये कि जो ह्यूमन आई है उसमें कैपेबिलिटी होती है आई लेंस में उसको थिक और थिन होने की और अपना फोकस पॉइंट एडजस्ट करने की, ताकि इमेज हमेशा ही रेटिना पर बने। आपने रे डायग्राम्स किए थे ना, डिफरेंट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज भी डिफरेंट पोजीशंस पे बनती है। लेकिन ह्यूमन आई में जो लेंस है उसकी पावर है कि इट कैन अकोमोडेट इट्स focal length in such a way such that image is always formed at the retina, ताकि इमेज जो है हमेशा ही रेटिना पर बने। तो वो जो आई लेंस की फोकल लेंथ एडजस्ट करने में सिलरी मसल्स हेल्प करते हैं। ठीक है, वो उसको थिक और थिन करते हैं ताकि इमेज कहाँ बने? एट द रेटिना ऑफ द आई। What is power of accommodation? The capability of the eye to focus nearly as well as far off object on the retina. कि चाहे कोई ऑब्जेक्ट पास में है या दूर में है, इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पे। इस पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। द पावर ऑफ एकोमोडेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय सिलरी मसल्स विच चेंज द थिकनेस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। अब ये सिलरी मसल्स उसकी थिकनेस को चेंज करते हैं टू एडजस्ट द focus point so that image is always formed at the retina and consequently focal length of the eye lens changes, ताकि इमेज हमेशा फोकल लेंथ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इमेज कहाँ पर बने? रेटिना पे। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई। अब रेटिना ऑफ आई पर कौन सी इमेज बनती है? मैंने अभी बताया, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है, डिमिनिश्ड होती है। ठीक है, और ये रेटिना एक स्क्रीन की तरह सर्व करता है, तभी तो उसकी जो इमेज स्क्रीन पे आ जाए वो कौन सी होती है? रियल, विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। लाइट चैप्टर में पढ़ा था। तो जो स्क्रीन पर इमेज है, यहाँ स्क्रीन की तरह वर्क करता है? रेटिना। रेटिना पर इमेज बन रही है, वो रियल भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है, डिमिनिश्ड भी होती है। तो हमें वो चीज़ जो कि रेटिना पर अगर इन्वर्टेड है, अगर ये चीज़ ऐसे दिखनी है रेटिना पर, उल्टी दिखेगी तो, लेकिन हम देखते हैं तो हमें तो सही दिखती है। उसका रीज़न क्या है कि ऑप्टिक नर्व कन्वे द मैसेज टू द ब्रेन। तो ऑप्टिक नर्व ये मैसेज ब्रेन को देता है और ब्रेन उसको अज्यूम करता है। देन व्हाट इज़ द परसिस्टेंस ऑफ द विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब है? इसको भी बेटा पहले आप पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। परसिस्टेंस ऑफ विजन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और एज इट इज़ यू कैन लर्न। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब क्या है कि जो ह्यूमन आई है, इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ द इमेज ऑन द रेटिना रिमेन्स ओनली फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड। अगर कोई चीज़ 1/16 ऑफ सेकेंड से पहले भी रिमूव करे तो हमें वो दिखेगी। 1/16 ऑफ सेकेंड तक वो चीज़ हमें दिखाई देते रहनी है। The continuation of the sensation of the image in the eye after the removal of the object is called persistence of vision.
किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज 1/16 ऑफ सेकेंड तक हमें दिखेगी, चाहे उस चीज़ को रिमूव कर दो तो भी दिखेगी। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको भी साथ में स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट करने जा रही हूँ मैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? नेक्स्ट कर रही हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है बेटा? जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको जो आई की प्रॉब्लम आती है, जनरली वो दूर की चीज़ को ज़्यादा क्लियरली नहीं देख पाते। जो आप लोगों में से यंगस्टर्स हैं, स्पेक्स लगी हुई हैं, तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो मायोपिया की होती है। मायोपिया, पर्सन विथ शॉर्ट साइट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। किसी एक पॉइंट के बाद वो मतलब दूर की चीज़ें उनको जो क्लियरली नहीं दिखती। इसके क्या कॉजेज़ हैं? कॉजेज़ क्या हैं? आई बॉल बिकम टू लॉन्ग और आई लेंस लूजेस पावर ऑफ अकोमोडेशन। आई, जो यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम आती है कि आई बॉल ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और आई लेंस जो होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है। दिस डिफेक्ट इज कॉमन अमंग यंग चिल्ड्रन। ठीक है, करेक्शन क्या है? करेक्शन इज अचीव्ड बाय डाइवर्जिंग लेंस। कौन सा होता है? कनकेव लेंस। ठीक है, which focuses distant objects in such a manner that the rays appears to come from the far point for which eye lens is able to accommodate. concave lens जो होता है, concave lens से हम इस मायोपिया की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दिखाया है एक मायोपिक आई का, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका फार पॉइंट ये है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज यहाँ बनती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, क्योंकि ये डिफेक्टेड आई है ना, फार पॉइंट तो इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी से कहीं पे भी इमेज यहाँ बननी चाहिए, लेकिन इसकी एक सर्टन लिमिट है कि यहाँ तक ऑब्जेक्ट है तो ठीक दिखेगा, इसके बाद दिखा तो ऑब्जेक्ट की ये इमेज आगे आ जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रख दिया तो इमेज यहाँ बनेगी। फिर अगर हम इसमें कनकेव लेंस लगा लेते हैं, ठीक है, स्पेक्स लगती हैं कनकेव लेंस की, तो फिर इमेज रेटिना पर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम आपको साथ में इसको शो करने हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम ये जो होती है, ये ओल्ड एज में ज़्यादा आती है। इसमें क्या होता है कि पर्सन कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट लाइंग एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम इट, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को वो नहीं क्लियरली देख पाता। जो जैसे दादी नानी होते हैं ना, उनको पढ़ना है तो कहते हैं स्पेक्स चाहिए, तो वो हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है। हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं। लॉन्ग साइटेड, दूर की चीज़ उनको क्लियरली दिख जाती है लेकिन पास की क्लियरली नहीं दिखती, इसलिए इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, नियर पॉइंट ये है, ठीक है, लेकिन अगर उससे थोड़ा सा और आगे ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये रेटिना से पीछे इमेज बनती है, रेटिना से पीछे। लेकिन अगर हम इसको कन्वेक्स लेंस दे देते हैं तो इमेज रेटिना पर बनती है। ठीक है, तो कॉजेज़ क्या हैं हाइपरमेट्रोपिया के, इसको आप बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। The problem causes of this defect are the possible causes of this defect are डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द आईबॉल, आईबॉल की लेंथ डिक्रीज होती है, उसमें आईबॉल लॉन्ग होता था, इसमें कम हो जाती है लेंथ। इफ एज इफ द डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई हैज़ बिन डिक्रीज।
इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, फोकल लेंथ बढ़ जाती है व्हेन द आई बॉल इज फुली रिलैक्स्ड, जब आई बॉल फुली रिलैक्स्ड होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्या है? दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर, ठीक है। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग इमेज ऑफ द रेटिना, ओके। कि इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेस बायोपिया? प्रेस बायोपिया क्या होता है? द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेज विद एजिंग। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होती है लेंस की, आई लेंस की, वो डिक्रीज होती है एजिंग फैक्टर से। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस रिसीड्स अवे, नियर पॉइंट अवे हो जाता है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। तो इसमें वही होता है कि आई लेंस जो होता है उसकी पावर ऑफ एकोमोडेशन लूज कर जाती है, जिसके कारण वो ना तो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं और ना ही दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है। इट इज सिचुएटेड ए प्लेस वेयर ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई वॉल। तो इसमें इसमें करेक्टिव लेंस हमें बाईफोकल आई लेंस स्पेक्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि वो जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाए प्रेस बायोपिया में। प्रेस बायोपिया वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स के कारण भी होता है, ठीक है, और आई लेंस जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी लूज करता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्शन होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। एक जो रेस वाइट लाइट की रे को 7 कलर्स में स्प्लिट अप होना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये 7 कलर्स इसमें प्रिज्म में दिखाया कि प्रिज्म में रे ऑफ लाइट गई, इट्स स्प्लिट अप, यहाँ 2 के साथ दिखाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें फिर खिचड़ी पक जाएगी, तो 2 रेज के साथ दिखाया है और एक्चुअली इट्स ब्रेकअप इनटू 7 कलर्स, ठीक है। तो सबसे नीचे वायलेट कलर विबग्योर ऐसे लिखते हैं, इसमें नीचे से लिखना है GYOR, ठीक है। अब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये कलर्स इस तरीके में जाते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इन द प्रिज्म इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द स्प्लिटिंग लाइट इनटू 7 colors is called dispersion of light. The prism split the white light into 7 beautiful band of colors. The different colors are seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. The band of colored component of light beam is known as spectrum. इस पूरे बैंड को स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। अब रेनबो भी इसी तरीके से बनती है, वाइट लाइट स्प्लिट अप होती है। इसमें रेनबो के फॉर्मेशन का मैं थोड़ा सा बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है, जब वाइट लाइट ड्रॉप ऑफ वाटर से पास होती है, तो दिस ड्रॉप ऑफ वाटर इट बिहेव लाइक अ प्रिज्म, ये प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो जब रे ऑफ लाइट इसमें पास होती है तो बेसिकली अंदर एयर टू वाटर गया ना, एयर से वाटर में, तो मीडियम चेंज हो गया, ठीक है, डेंसर में चला गया ना। तो वो क्या होना है कि लाइट ने सीधे नहीं जाना, इसका पाथ चेंज हो जाएगा इन दिस वे। पहले तो रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन का मतलब वन मीडियम से अदर मीडियम में गए, लाइट का पाथ बदल गया, स्पीड बदल गई, ठीक है। और फिर पहली बात मैंने क्या बोला, फर्स्ट रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, मीडियम चेंज हुआ। नंबर 2 क्या पे होना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट स्प्लिट होगी 7 कलर्स में, ठीक है। मैं 2-3 में दिखा देती हूँ, 7 इसके कलर्स होंगे। उसके बाद नंबर 3 पे होना है
रिफ्लेक्शन, अब ये लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और नंबर 4 पे अब फिर क्या होना है, वाटर से एयर में जाना है ना, देन अगेन रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन होना है इसका लाइट का। तो ये जो है ये बैंड ऑफ 7 कलर्स बनेगा जिसको हम बोलते हैं रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन होता है ऐसे, ठीक है। अब इसी को इसमें आप नोट डाउन कर लेना, एक स्क्रीनशॉट ले लो। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। द वाटर ड्रॉपलेट बिहेव लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, they disperse the reflected incident sunlight, then undergo total internal reflection। पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या स्प्लिट अप हुआ, स्प्लिट अप मतलब डिस्पर्स का मतलब स्प्लिट अप हुआ, ठीक है। देन फाइनली रिफ्रैक्टेड इट अगेन, वही जब वाटर से बाहर आए तो रिफ्रैक्शन दोबारा हो गया। इट इमर्जेस आउट ऑफ रेन ड्रॉप ड्यू टू डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड लाइट वी कैन सी 7 कलर्ड रेनबो इन द स्काई। इस तरह से जो 7 कलर्ड रेनबो फॉर्मेशन होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? स्टार्स की ट्विंकलिंग देखते हैं आकाश में, क्यों होती है? तो बेसिकली क्या होता है कि स्टार्स, सन इज ऑल्सो स्टार हैविंग देयर ओन लाइट, दे आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के 2 एटम्स मिलते हैं और एक हीलियम बनता है, तो बहुत सी लाइट इमिट होती है, वो लाइट सन से जो हमारे तक पहुंचती है। तो सन इज़ ऑल्सो स्टार ना, तो जब स्टार्स, सन नियर बाय स्टार है जिसके कारण उसकी हीट को हम फील करते हैं, लाइट को हम देखते हैं। जो बाकी स्टार्स बहुत दूर दूर होते हैं लेकिन लाइट उनमें से भी इमिट होती है, कई सौ साल लग जाते हैं उस लाइट को पहुंचते हुए। तो कहने का मतलब कि स्टार्स ट्विंकल कैसे करते हैं, जब वो लाइट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से पास होती है, मतलब डिफरेंट मीडियम से पास होती है। जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे यहाँ से यहाँ गई, एयर से वाटर में गई तो उसका पाथ बदला ना। तो जब उसी तरह से एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स होती हैं जिसमें डिफरेंट डेंसिटी होती है, जैसे वो लाइट डिफरेंट डेंसिटीज से पास होती है तो हर बार उसका पाथ बदलता है, रिफ्रैक्शन होती है। इस रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसे दिखता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं, ठीक है। द स्टार्स ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ starlight when light enters into the atmosphere, continuous refraction takes place before it reaches the earth। continuous refraction होती है उसको अर्थ तक पहुंचने से पहले। this refraction takes place in gradual changing refractive index medium, क्योंकि हर एक मीडियम की डेंसिटी अलग होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा। the atmosphere bends the straight light towards the normal due to which stars appears to on the apparent position। तो जो एटमॉस्फेरिक ये बेंड्स होते हैं और उसके कारण जो स्टार्स जो हैं वो अपरेंट पोजीशन उनकी जो होती है, इट इज़ नॉट द सेम, इट कीप ऑन चेंजिंग, वो चेंज होते रहती है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। लगातार उसकी जो अपरेंट पोजीशन है रिफ्रैक्शन के कारण चेंज होती है। एंड द अमाउंट ऑफ लाइट एज गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली विच फ्लक्चुएट्स द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार। वो उसकी पोजीशन थोड़ी फ्लक्चुएट करती है और हमें वो लगता है एज दे आर ट्विंकलिंग, ठीक है। ड्यू टू विच समटाइम्स दे लुक ब्राइट एंड अदर टाइम दे लुक फेंट, दिस इज नोन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं। अब वो तो ट्विंकल करती है स्टार्स, लेकिन प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स की अपनी लाइट होती भी है, नहीं होती, है ना। दे आर मच क्लोजर टू अर्थ देन स्टार्स अपीयर्स एज एक्सटेंडेड सोलर। स्टार्स तो बहुत दूर होते हैं, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, जो प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती। अपनी लाइट नहीं होती तो फिर ये इतने वो शाइनी कैसे दिखते हैं? चांद जो है, चंद्रमा, उसकी तो अपनी लाइट नहीं है पर वो भी तो शाइनी दिखता है ना, बिकॉज वहाँ पर कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण वो जो है ब्राइट नज़र आते हैं, लेकिन उनकी अपनी लाइट होती नहीं है, इसलिए ट्विंकलिंग नहीं है। Then the total variation in the amount of light entering our eyes from all the individual point size sources will average out to 0 and twinkling effect is nullified। क्योंकि वहाँ कोई सोर्स नहीं है और एवरेज जो है वो दैट इज़ जो उसका हम
पॉइंट साइज सोर्सेज जो है दे एवरेज आउट टू 0 एंड ट्विंकलिंग इफेक्ट इज नलिफाइड। उसका कोई ट्विंकलिंग इफेक्ट तो तब होगा जब उनकी अपनी लाइट होगी, वहाँ कोई अपनी लाइट नहीं है। जो उनका शाइनी अपीयरेंस इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे शीशे की रिफ्लेक्शन दिखती है, अगर उस शीशे को दीवार की तरफ करो तो यू सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, शीशा अब्जॉर्ब करता है लाइट। उसी तरह जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अब्जॉर्ब करने वाले कुछ इस तरह के मतलब मटेरियल्स होते हैं। जैसे अगर अर्थ की बात करें, अगर हम चांद पे जाएं तो अर्थ भी ऐसे दिखेगी जैसे में चांद दिखता है। रीज़न कि अर्थ के ऊपर जो वाटर है या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रॉकी मटेरियल्स होते हैं विच अब्जॉर्ब लाइट एंड दे रिफ्लेक्ट इट बैक। मिरर का अब्जॉर्ब होती है लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक होती है, बट मिरर की कोई अपनी लाइट नहीं है। जिसे कहते हैं ना शीशे का लिश्कारा, दैट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है। वाई डज सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सन अर्ली मॉर्निंग में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आपको पता होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग में सन जो है वो रेड इन कलर होता है। इस बात को मैं ऐसे समझाती हूँ, मानो ये अर्थ है, ठीक है, एंड दिस इज द अपसाइड। अर्ली मॉर्निंग सन यहाँ से है, ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग में यहाँ से जब सनलाइट आनी है यहाँ पर, दिस इज़ द लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस है, राइट। तो क्या होना है कि इसके जो ब्लू लाइट है विबग्योर, ऐसे था ना, विबग्योर वायलेट, ये स्मॉल वेवलेंथ, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा, और रेड की सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट होती है। तो रेड लाइट यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, बाकी सारी लाइट जो शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है रास्ते में ही स्कैटर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और यहाँ तक जो हमारी आइज तक पहुँचेगी दैट विल बी द रेड लाइट। देयरफॉर ड्यूरिंग द डे टाइम सन अपीयर्स रेड। बट जब हम बात करते हैं आफ्टरनून टाइम की तो सन ऊपर है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज स्मॉल, ये उतना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है ना, तो इट अपीयर्स ब्लू इन कलर, ब्लू, ठीक है। तो इसमें है कि वाई सन अपीयर्स रेड इन द मॉर्निंग, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। कर लिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस बेटा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट वाले ही हैं, ज़रा अच्छे से इसको कर लो तो ये चैप्टर बहुत अच्छे मार्क्स देता है। नेक्स्ट है वाई डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना तो वहाँ पर स्पेस में तो ब्लैक ही होता है, सब डार्क होता है, कोई रोशनी होती नहीं, क्योंकि लाइट तभी विजिबल होती है जब वो स्कैटर होती है। स्कैटर होने के लिए उसको चाहिए कोई पार्टिकल्स, लेकिन एटमॉस्फेयर में, स्पेस में देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं है, जिसके कारण वो लाइट विजिबल नहीं होती और स्पेस में बिल्कुल डार्क दिखता है। इसका आंसर कैसे लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंट इज सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। हमने कहा था ना कि प्रिज्म से वाइट लाइट पास आउट करवाती हैं तो वो सप्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, या रेनबो में वाइट लाइट 7 कलर्स में सप्लिट अप होती है। तो ये कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं, तो और एक इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। उसने पहला तो एक्सपेरिमेंट यही किया था, प्रिज्म से पास आउट करी लाइट, इट गिव अ स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। फिर उसने इसके सामने जैसे ऑपोजिट ऐसे प्रिज्म रखा, ठीक है, अपसाइड डाउन, ठीक है। अब ये 7 कलर्स ये यहाँ रीयूनाइट हुए और जुड़ करके फिर यहाँ से वाइट लाइट स्क्रीन पर बनी। तो इसका मतलब ये कि वाइट लाइट 7 कलर्स में सेपरेट अप होती है और ये 7 कलर्स रिकम्बाइन हो करके वाइट लाइट भी बना देते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसका आंसर कैसे करना है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। एक इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रेले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में
यहाँ हमने एक लेना है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ सोर्स ऑफ लाइट रखना है। सोर्स ऑफ लाइट, कोई टॉर्च वगैरह रखी, जैसे फोकस पॉइंट पे रखेंगे इट विल मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनेगा। और यहाँ एक बीकर रखा, बीकर में 1 लीटर वाटर एंड 100 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन डाला और 1 to 20 तक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स डाले। ठीक है, और जैसे फिर इसमें ये डालेंगे, लाइट इसमें से पास होगी, राइट, इट विल पास, पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल पास थ्रू इट। तो फिर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, सेम डायग्राम है। यहाँ लेंस लिया, लेंस के फोकस पॉइंट पे सोर्स ऑफ लाइट रखा, पैरेलल बीम, दिस बीम ऑफ लाइट विल टर्न इनटू पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट सोल्यूशन बीकर से पास आउट किया। स्पीकर में कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें 1 लीटर वाटर है। देन इसमें हमने 100 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डाला। देन कुछ ड्रॉप्स हमने कॉन्सेंट्रेटेड 1 to 2 ml तक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। कोलाइडल सोल्यूशन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास किया। यहाँ एक कार्डबोर्ड रखा जिसमें हमने होल किया और उसमें से अब ये रेस होल में से पास करेंगी। देन यहाँ एक और कन्वेक्स लेंस रखा। ये पैरेलल बीम ऑफ रेस जो है वो कन्वेक्स लेंस से पास आउट होगा एंड इट विल ऑन द एट द फोकस पॉइंट पर यहाँ पर स्क्रीन रखी हुई है जहाँ पर ये रेस जो है पहले ऑरेंज रेड कलर का यहाँ पर डॉट बनेगा और उसके बाद वो क्रिम्सन रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, ये कोलाइडल सोल्यूशन था। जो लाइट यहाँ से पास आउट हुई ब्लू लाइट थी स्मॉल वेवलेंथ की, एंड द ट्रांसमिटेड लाइट कंटेन लॉन्गर वेवलेंथ। जो यहाँ तक ट्रांसमिट हुई वो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट थी जो ऑरेंज और रेड कलर में थी। बताया था ना, ऑरेंज रेड कलर की लाइट जो होती है वो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट है। What is the condition of Rayleigh elastic scattering? इसकी क्या कंडीशन है? The size of scatter must be much smaller than the wavelength of visible light। ये जो कोलाइडल सोल्यूशन में पास किया था, कोलाइडल सोल्यूशन में सोडियम थायोसल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड 1 to 2 ml डाला गया था टू मेक इट कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज जो है वो विजिबल लाइट्स की वेवलेंथ से कम होना चाहिए, फिर लाइट स्कैटर होती है। तो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। तो एक्सपेरिमेंट को आप स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा अगर आपको ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इस पर मैंने लिंक सेंड कर रही हूँ। कोई डाउट हो तो ज़रूर लिखिए, तो आई विल गिव माय बेस्ट टू हेल्प यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। थैंक यू।